नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज। असम, केरलम और पुडुचेरी में नाम वापसी का आज अंतिम दिन। बंगाल और तमिलनाडु में भी सियासी पारा चढ़ा। देश में कुवैत से आ रही है हजारों टन घरेलू गैस। एलपीजी से भरा जहाज जगवसंत जल्द पहुंचेगा गुजरात के कांडला बंदरगाह। वहीं दूसरे जहाज पाइन गैस के कल सुबह तक न्यू मैंगलोर पहुंचने की उम्मीद। डब्ल्यूटीओ का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन आज से 29 मार्च तक कैमरून में। भारत की तरफ से वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल होंगे शामिल। वैश्विक व्यापार प्रणाली को मजबूत करने पर होगी चर्चा। पश्चिम एशिया संकट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन दौरे में बदलाव। अब 14 से 15 मई को करेंगे बीजिंग यात्रा। पहले इसी महीने करने वाले थे शी जिनपिंग से मुलाकात। और खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में कर्नाटक का दबदबा। पहले दिन 5 स्वर्ण समेत 7 पदकों पर किया कब्जा। छत्तीसगढ़ में आयोजित गेम्स में 3,800 ट्राइबल खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। असम, केरलम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने की आज अंतिम तारीख है। इन राज्यों में चुनाव 9 अप्रैल को होने हैं और इसके लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 23 मार्च थी। आज शाम 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसके बाद प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी की जाएगी। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार नामांकन पत्रों की जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद असम की 126 सीटों के लिए 789 प्रत्याशियों के नाम सही पाए गए हैं। केरलम की 140 सीटों के लिए 985, जबकि पुडुचेरी की 30 सीटों के लिए 366 प्रत्याशियों के नामांकन सही पाए गए। इन राज्यों में नामांकन पत्रों की जांच पूरी होने के बाद राजनीतिक दल प्रचार में जुट गए हैं। असम में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कल 3 बड़ी रैलियां की। वहीं पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भी सियासी पारा चढ़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासी बयानबाजी अपने चरम पर पहुंच गई है और इसी बीच 2 दिवसीय राज्य दौरे के समापन पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आगामी चुनाव में पार्टी की जीत को लेकर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी बंगाल में अब तक का अपना रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। ये चुनाव बंगाल को भय के माहौल से मुक्त कराने, भतीजा राज खत्म करने और कटमनी वाली सरकार से निजात दिलाने का चुनाव है। ये चुनाव टीएमसी के भय का से बाहर निकलने का चुनाव। जनता पूरी तरह से उसके भय के वातावरण से बाहर आना चाहती। जो टीएमसी के गुंडे तथा कथित कार्यकर्ता और उनकी सरकार जो वसूली की सरकार चला रहे हैं, जो यहां की जनता के बीच में भ्रष्टाचार और अराजकता की सरकार चला रहे हैं, उससे मुक्ति चाहती, उस भय के वातावरण से बाहर आना चाहती। और वहीं पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पनिहाटी से बीजेपी उम्मीदवार रत्ना देवनाथ के मैदान में उतरने का बड़ा संदेश बताया है। उन्होंने कहा है कि रत्ना देवनाथ की उम्मीदवारी सिर्फ एक चुनावी दावेदारी नहीं, बल्कि बंगाल की बेटियों की आवाज और न्याय की लड़ाई का प्रतीक है। धर्मेंद्र प्रधान ने ममता बनर्जी सरकार और तृणमूल कांग्रेस पर महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि न्याय, जवाबदेही और बदलाव की नैतिक लड़ाई है। पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार चुनावी रैलियों में एक बार फिर टीएमसी की सरकार बनने का दावा कर रही हैं। वहीं बीजेपी भी चुनावी जीत के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। इसी कड़ी में नंदीग्राम में आयोजित एक कार्यकर्ता सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी नेता और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस बार मैं भवानीपुर से चुनाव लड़ रहा हूं।
मुझे मोदी जी ने भेजा है। नंदीग्राम की जिम्मेदारी आप लोग संभालिए, भवानीपुर की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। शुभेंदु अधिकारी ने यह भी दावा किया कि इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी 177 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। असम में होने जा रहे विधानसभा चुनाव पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। दरअसल असम का ये चुनाव परिसीमन के बाद हो रहा है, जिसमें कई सीटों का गुणा गणित पूरी तरह से बदल चुका है। परिसीमन के चलते कई सीटों पर हार जीत के समीकरण में बड़ा बदलाव आया है। ऐसे में देखना होगा कि कौन से दल नए समीकरणों को सही से साथ पाएंगे। इसे समझने के लिए आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। असम में परिसीमन के बाद हो रहे विधानसभा चुनाव की जंग राजनीतिक भूगोल पर लड़ी जा रही है। यहाँ सिर्फ सत्ता की जंग नहीं बल्कि बदले हुए सियासी नक्शे की पहली बड़ी परीक्षा है। राज्य की 126 सीटों का गणित नए सिरे से लिखा गया है, जहां सीमाएं बदली हैं, मतदाता बदले हैं और साथ ही जीत हार के पुराने समीकरण भी। जानकारों की माने तो इस विधानसभा चुनाव में कई सीटों का गुणा गणित पूरी तरह से बदल गया है। ऐसे में ये विधानसभा चुनाव तय करेगा कि इस बदले हुए समीकरण में किसकी राजनीति सबसे ज्यादा असरदार साबित होती है। इस बार जब भी परिसीमन हुआ है तो निश्चित रूप से कुछ कुछ इलाकों के गणित बदले। इस बात का ध्यान रखा गया है कि आबादी का वर्गीकरण इस ढंग से किया जाए कि जो स्थानीय लोग हैं उनकी बहुलता हो, उनका बहुमत हो। इस बात को भी ध्यान में रखा गया है। परिसीमन के बाद सबसे बड़ा बदलाव सीटों के आरक्षण और सीमाओं में देखने को मिला है। जहां पहले एससी के लिए 8 सीटें आरक्षित थीं, अब वो बढ़कर 9 हो गई है। तो वहीं एसटी की सीटें 16 से बढ़कर 19 हो गई है, जबकि सामान्य सीटें 102 से घटकर 98 ही रह गई हैं। ये बदलाव सीधे तौर पर राजनीतिक ताकत के संतुलन को प्रभावित करता है। जनजातीय और आरक्षित वर्ग का प्रभाव बढ़ने से उन इलाकों में मुकाबला पूरी तरह नया हो गया है। साथ ही साथ स्थानीय जातीय समूहों को भी उचित प्रतिनिधित्व मिलने से सामाजिक न्याय का दायरा बढ़ा है। में ऐसा है कि एक लक्ष्य ये भी माना गया था कि जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है तो उसको थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन अच्छा हो। देखा गया था कि इंडिजिनस कम्युनिटीज़ का रिप्रेजेंटेशन थोड़ा कम हो गया था, खास करके एससी और एसटी पॉपुलेशन के। तो उसी हिसाब से ये किया गया है। तो इंडिजिनस अलग अलग कम्युनिटीज़, सिर्फ एससी एसटी नहीं, और भी कई इंडिजिनस कम्युनिटीज़ है जिनका पॉपुलेशन को इस डिलिमिटेशन के बाद थोड़ा सा हो सकता है बेहतर रिप्रेजेंटेशन आए। सभी दल नए प्रयोगों से बदले सियासी समीकरणों को साधने की कोशिश में लगे हैं। तो वहीं बदले समीकरण हर सीट पर नई कहानी कह रही है और नतीजा भविष्य की दिशा तय करेगा। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि बदली जमीन पर किसकी राजनीति सबसे ज्यादा असरदार साबित होती है। असम विधानसभा के लिए मतदान 9 अप्रैल को होगा, जबकि वोटों की गिनती 4 मई को की जाएगी। परिसीमन के बाद जहां सूबे का सियासी नक्शा बदला है, वहीं राजनीतिक दल भी नई सहयोगी के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि आखिरकार परिसीमन के बाद बदले सियासी समीकरण का लाभ सत्ता पक्ष को मिलता है या फिर विपक्षी गठबंधन को। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ मैं उर्मिलेश भट्ट, डीडी न्यूज़, असम। और तमिलनाडु में भी चुनावी सरगर्मी तेज होती जा रही है। एनडीए की बात करें तो सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय होने के बाद अब विधानसभा क्षेत्र भी बांट दिए गए हैं। भाजपा को मिली 27 सीट में अधिकतर वो सीट है जिसमें पार्टी का प्रदर्शन बढ़िया रहा है। लंबी मशक्कत के बाद आखिरकार तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो गया। 234 सीटों वाली विधानसभा में गठबंधन की प्रमुख पार्टी अन्ना द्रमुक ने अपना सबसे बड़ा हिस्सा बरकरार रखते हुए 178 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। भाजपा को 27 सीटें मिली हैं, जबकि पीएमके को 18 और अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम को 11 सीटें हासिल हुई हैं। सीट बंटवारे में सबसे अहम होता है ज्यादा से ज्यादा जिताऊ सीटों से चुनाव लड़ना। तमिलनाडु में एनडीए के सीट शेयरिंग फॉर्मूले में बीजेपी को उन इलाकों से सबसे ज्यादा सीटें दी गई हैं जहां उसने पहले अच्छा प्रदर्शन किया। बीजेपी को दक्षिणी इलाके, खासतौर पर कन्याकुमारी बेल्ट और पश्चिमी इलाके कोंगू नाडु में सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं। दक्षिणी इलाका मौजूदा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन का गढ़ माना जाता है। नागेंद्रन तिरुनेलवल्ली से 3 बार एमएलए रह चुके हैं।
तमिलनाडु के सुदूर दक्षिण यानी कन्याकुमारी और तिरुनेलवेली बेल्ट में बीजेपी को 7 सीटें मिली हैं। ये पारंपरिक रूप से तमिलनाडु में बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ है। नागरकोइल, कोलाचल, पद्मनाभपुरम, विलावनकोड से भाजपा उम्मीदवार मैदान में होंगे। वहीं की राधापुरम, वासुदेव नल्लूर, तिरुचेंदूर सीट में एनडीए की ओर से भाजपा चुनावी ताल ठोकेगी। पश्चिमी तमिलनाडु यानी कोंगू नाडु इलाके की 6 सीटें भाजपा के खाते में आई हैं। वैसे तो ये इलाका एआईएडीएमके का गढ़ माना जाता है, लेकिन यहाँ बीजेपी की भी अच्छी खासी मौजूदगी है। कोयम्बटूर उत्तर, तिरुपुर दक्षिण, उदगमंडलम, अविनाशी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी मैदान में दिखाई देंगे। वहीं मोदककुरुची, रासीपुरम सीटों में भाजपाइयों की ओर से जोर आजमाइश दिखाई देगी। तमिलनाडु के मध्य और डेल्टा इलाके की 6 सीटों पर एनडीए की ओर से भाजपा चुनावी ताल ठोकेगी। 23 अप्रैल को होने वाले मतदान में गंधर्वकोट्टई, पुदुकोट्टई, अरंथांगी, तंजावुर, तिरुवरूर, रासीपुरम सीटों पर भाजपा उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे होंगे। मदुरई और रामनाड बेल्ट की जिन 4 सीटों पर भाजपा उम्मीदवार होंगे वे मदुरई दक्षिण, रामनाथपुरम, मनामुद्रम, सत्तूर हैं। एनडीए गठबंधन की ओर से उत्तरी तमिलनाडु की 4 सीटें बीजेपी को मिली हैं। एनडीए ने मायलापुर, अवधी, तिरुवन्नामलाई, तिरुपत्तूर सीटें बीजेपी के भरोसे छोड़ दी हैं। बेहतर प्रदर्शन के आधार पर भाजपा को दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र में ज्यादा सीटें मिली हैं, जिससे एनडीए को अब राज्य में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। अक्षया नाथ, डीडी न्यूज, चेन्नई। और वही एलपीजी टैंकर जगवसंत आज भारत पहुंचने वाला है। ये गुजरात के कांडला बंदरगाह पर पहुंचेगा। जगवसंत सोमवार को फारस की खाड़ी से रवाना हुआ था। इसमें लगभग 47,612.59 मीट्रिक टन एलपीजी है। इसके साथ ही भारतीय एलपीजी पोत पाइन गैस भी देश में एलपीजी लेकर आ रहा है, जिसके कल सुबह तक न्यू मैंगलोर पहुंचने की उम्मीद है। पाइन गैस लगभग 45,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर भारत आ रहा है। सुरक्षित ट्रांजिट के बाद लगभग 540 भारतीय नाविकों वाले 20 भारतीय ध्वज वाले जहाज पश्चिमी फारस की खाड़ी क्षेत्र में उपस्थित हैं। जहाज रानी महानिदेशालय जहाज मालिकों, आरपीएसएल एजेंसियों और भारतीय दूतावासों के समन्वय से स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रहा है। इससे पहले एमटी शिवालिक और एमटी नंदा देवी लगभग 92,712 टन एलपीजी लेकर सुरक्षित रूप से भारतीय तट पर पहुंचे थे। विश्व व्यापार संगठन की 4 दिवसीय मंत्री स्तरीय बैठक आज से कैमरून में शुरू हो रही है। बैठक में चर्चा के लिए निर्धारित प्रमुख एजेंडे में डब्ल्यूटीओ सुधार, ई कॉमर्स, विकास के लिए निवेश सुविधा, मत्स्य पालन सब्सिडी, कृषि और विकास संबंधी मुद्दे शामिल हैं। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल करेंगे। इसमें वाणिज्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इस बैठक में भारत छोटे किसानों और मछुआरों की आजीविका की रक्षा और डिजिटल व्यापार जैसे उभरते क्षेत्रों में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए नीतिगत गुंजाइश जैसे मुद्दों को प्रमुखता के साथ उठाएगा। भारत, चीन और अमेरिका सहित 166 सदस्य देशों के वाणिज्य मंत्री मध्य अफ्रीकी देश कैमरून के याओंडे में विश्व व्यापार संगठन के 14वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में कृषि, ई कॉमर्स और मत्स्य पालन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होंगे। मंत्री स्तरीय सम्मेलन जिनेवा स्थित विश्व व्यापार संगठन का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। ये हर 2 साल में आयोजित होता है। पिछला मंत्री स्तरीय सम्मेलन अबू धाबी में हुआ था। ये बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका द्वारा लगाए गए व्यापक शुल्क और पश्चिम एशिया संकट के कारण वैश्विक व्यापार बाधित हुआ है। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है। जल्द हाजिर होते हैं। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर एमडीएच मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1,12,00,000 से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in।
टर 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 टर। सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है, मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी, फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। यूपीआई कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क को मजबूत करने और आम लोगों के लिए किफायती हवाई यात्रा का दायरा बढ़ाने के उद्देश्य से संशोधित उड़ान योजना की मंजूरी दी है और ये योजना वित्त वर्ष 2026 से 27 से 2035 से 36 तक लागू रहेगी, जिसके लिए 28,840 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। इसके तहत 100 नए हवाई अड्डों का विकास, करीब 441 एरोड्रोम के संचालन और रखरखाव का समर्थन तथा दुर्गम और दूरदराज इलाकों में 200 आधुनिक हेलीपैड बनाए जाएंगे। सरकार ने एयरलाइंस को 10,043 करोड़ रुपए के वायबिलिटी गैप फंडिंग देने और स्वदेशी विमानन क्षमता बढ़ाने के लिए HAL, ध्रुव हेलीकॉप्टर और डॉर्नियर विमान खरीदने का भी प्रस्ताव रखा है। और वहीं चुनाव के बीच शबरीमाला मामले में केरलम की वाम सरकार ने बड़ा यू टर्न ले लिया है। LDF सरकार ने अब मामले में कानूनी और संवैधानिक पहलुओं की जांच की बात कही है। मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में उचित जवाब दाखिल करेगी। केरलम में चुनाव हो और शबरीमाला मंदिर को लेकर विवाद ना हो, ऐसा होना संभव नहीं है। बढ़ती चुनावी सरगर्मियों के बीच शबरीमाला का मुद्दा एक बार फिर राजनीति के मैदान में उछाला जा रहा है। 2019 से मंदिर परंपरा और रीति रिवाज के विरोध के मुहिम में लगी केरलम की वामपंथी सरकार ने अब इस मुद्दे में बड़ा यू टर्न लिया है। LDF सरकार ने कहा है कि उसने इस मामले में कानूनी और संवैधानिक पहलुओं की जांच की है। अब वो सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में उचित जवाब दाखिल करेगी। सरकार जनता का सम्मान करती है। हमारे लिए उनकी मान्यताएं और भक्तों की आस्था ही सरकार का भी हित है। यदि केरल की जनता और भक्त सबरीमला में युवा महिलाओं के प्रवेश का विरोध करते हैं, यदि वो उसे पारंपरिक रीति रिवाजों का उल्लंघन मानते हैं, तो सरकार उनके साथ है। सरकार वही करती है जो जनता सोचती है। इस मामले में हमारी कोई जिद नहीं है। LDF सरकार का यूं अचानक 360 डिग्री पलट जाना हिंदू वोटों को अपने पक्ष में लाने का पैंतरा माना जा रहा है। बीजेपी ने पिनराई विजयन सरकार की नीयत पर सवाल करते हुए इसे महज चुनावी खेल बताया है कि शबरीमला का जो सैंक्टम सैंक्टोरियम है, वहाँ की जो सोना है वो सोना का चोरी हुआ है। लेकिन इतने महीने के बाद भी सरकार इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए। सरकार से संबंधित कई नेता, जो वामपंथी नेता, इसमें आरोपी है, तो इसलिए उनको बचाने के लिए इस तरह का स्टैंड ले रहे। राजनीतिक दलों के साथ साथ केरलम की जनता भी सरकार के इस बदलाव को केवल एक चुनावी स्टंट मान रही है। लोगों का मानना है कि सरकार ऐसा न करे तो उसे चुनावों में भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। चुनाव आ गया, चुनाव में शबरीमला इश्यू में ये गवर्नमेंट यू टर्न किया बोला तो ये इश्यू अभी ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा हो गया तो इसको वोट बहुत कम हो जाता है। वोट कम हो गया तो हर जाएगा। हर जाने के वो चांस में गवर्नमेंट यू टर्न किया। शबरीमाला मामले में अंतिम फैसला अदालत का माना जाएगा, लेकिन चुनावी मौसम में हर पक्ष मामले को अपने नफा नुकसान के तराजू में तौलकर पेश कर रहा है। केरलम की राजनीति में सबरीमाला का मुद्दा संवेदनशील भी है और महत्वपूर्ण भी है। केरलम के लोगों का ये मानना है कि ये राजनीति का यू टर्न ही है, क्योंकि केरलम की वाम सरकार कभी भी सबरीमाला की धार्मिक मान्यताओं का समर्थन नहीं करती थी, लेकिन चुनाव आते ही अब वो धार्मिक मान्यताओं का समर्थन करती हुई दिखाई दे रही है। और कहते भी हैं राजनीति में हर एक वोट ज़रूरी होता है, लेकिन वाम सरकार का ये यू टर्न क्या चुनाव में उन्हें फ़ायदा दिलवाएगा या नुकसान पहुंचाएगा,
ये तो चुनावी परिणाम ही बताएगा। कैमरामैन मोर मुकुट के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, केरलम। और वहीं देश भर में चैत्र नवरात्रि का पावन उत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ जारी है। आज नवरात्रि का 8वां दिन है, जो मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की उपासना को समर्पित है। मां महागौरी को सौम्य और शांति प्रिय देवी माना जाता है, जो अपने भक्तों को शांति, पवित्रता और सौभाग्य प्रदान करती हैं। नवरात्रि के 8वें दिन हर ओर भक्ति और आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। आज माता महागौरी की पूजा की जाती है। उनका स्वरूप कोमल और निर्मल है, पर शक्ति और कल्याण की झलक हर दृष्टि में महसूस होती है। मान्यता है कि उनकी उपासना से जीवन में शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि आती है और मन के भीतर छिपे भय और तनाव मिट जाते हैं। महागौरी का स्वरूप अत्यंत निर्मल और दिव्य है। उनका रंग गोरा है और वो सिंह पर सवार रहती हैं। उनके 4 हाथ हैं, जिनमें दंड, त्रिशूल और वरमुद्राएं हैं। उनका ये रूप हमें ये सिखाता है कि शांति और सौम्यता में भी असीम शक्ति निहित होती है। भक्त इस दिन सफेद पुष्प, दूध और हलवा का भोग अर्पित करते हैं, जिससे मन और जीवन दोनों शुद्ध होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता महागौरी की आराधना से न केवल जीवन के कष्ट कम होते हैं, बल्कि मानसिक संतुलन और आत्मबल भी मजबूत होता है। मंदिरों में विशेष पूजा और दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है, जिससे वातावरण और भी पवित्र और दिव्य हो जाता है। कहा जाता है कि महागौरी की भक्ति से साधक के भीतर शांति, पवित्रता और दृढ़ता का संचार होता है। नवरात्रि का 8वां दिन हमें ये स्मरण कराता है कि सुंदरता और शक्ति साथ साथ चलती है और जीवन की हर चुनौती का सामना संयम और धैर्य के साथ करना चाहिए। उम्मीद है कि माता महागौरी का आशीर्वाद सभी भक्तों पर बना रहेगा और उनके जीवन में सुख, समृद्धि और पवित्रता का प्रकाश फैलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और वहीं दुर्गा अष्टमी के अवसर पर देश भर के देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। आइए आपको दिखाते हैं अलग अलग शहरों की तस्वीरें। आप देख सकते हैं दिल्ली की तस्वीर है, मुरादाबाद की है, लखनऊ की और अयोध्या की है। दिल्ली की बात करें तो झंडे वाला मंदिर, और इसके अलावा मुरादाबाद में काली माता मंदिर। लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर चंद्रिका देवी मंदिर, और अयोध्या की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि मंदिरों में किस तरह से जो तांता है भक्तों का वो लगा हुआ है। श्रद्धालु यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खबर पर रुख डालते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है और अब वो अपने चीनी समकक्ष शी जिनपिंग के साथ शिखर सम्मेलन के लिए 14 और 15 मई को बीजिंग की यात्रा करेंगे। व्हाइट हाउस ने कल ये जानकारी दी है। ट्रंप की इस महीने के अंत में चीन यात्रा करने की योजना थी। हालांकि उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी कि वो यात्रा को स्थगित कर रहे हैं ताकि वॉशिंगटन में रहकर ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के युद्ध का नेतृत्व कर सकें। पश्चिम एशिया में यूएस, इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध की वजह से हजारों लोग मारे गए हैं, वहीं लाखों लोगों को विस्थापित भी होना पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी प्रमुख ने युद्ध की वजह से बढ़ते मानवीय संकट पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि राहत कार्यों के लिए मांगे गए $6.9 करोड़ में से अब तक 10% से भी कम फंड मिला है। UNHCR के मुताबिक ईरान में करीब 32 लाख और लेबनान में 10 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि यह अभूतपूर्व मानवीय संकट है और प्रभावित लोगों की मदद के लिए तत्काल वैश्विक सहयोग जरूरी है। नाइजीरिया के उत्तर पश्चिमी प्रांत केबी में एक आपातकालीन सूचना पर कार्रवाई कर रहे नाइजीरियाई सुरक्षा बलों पर सशस्त्र आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला कर दिया। इस घटना में 10 सुरक्षाकर्मी समेत 11 लोगों की मौत हो गई है। केबी की प्रांतीय सरकार के प्रवक्ता यामा सरकी ने अनुसार आतंकवादियों ने मंगलवार देर रात शांघा परिषद के क्षेत्र में सुरक्षा बलों को तब निशाना बनाया जब वे संभावित हमले की चेतावनी पर कार्रवाई करने के लिए तैनात किए जा रहे थे। उन्होंने बताया कि मरने वालों में 9 सैनिक, 1 पुलिसकर्मी और 1 स्थानीय निवासी भी शामिल है। बांग्लादेश के राजबारी जिले में बस के नदी में गिरने से 23 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा बस के परिवहन नौका पर चढ़ने के दौरान पद्मा नदी में गिरने के कारण हुआ। बस में कम से कम 40 लोग सवार थे। मृतकों में कई महिलाएं भी शामिल हैं और कई यात्रियों के लापता होने की आशंका भी है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। कुछ यात्रियों ने किसी तरह तैरकर अपनी जान बचाई, जबकि कई को स्थानीय लोगों और बचाव कर्मियों ने बाहर निकाला। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और राहत बचाव अभियान शुरू किया। करीब
30 फीट गहराई में डूबी बस को निकालने के लिए गोताखोरों की 7 अतिरिक्त टीमों को भी लगाया गया है। और नेपाल में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह बालेन के देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने की संभावना है। पार्टी के एक नेता ने इस बात की जानकारी दी। शाह बालेन के नाम से लोकप्रिय हैं और उन्हें राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने 5 मार्च को हुए आम चुनाव से पहले प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया था। वो देश में सर्वोच्च कार्यकारी पद संभालने वाले मधेश क्षेत्र से के पहले व्यक्ति भी होंगे। 35 साल के बालेन को बृहस्पतिवार को प्रतिनिधि सभा के सदस्य के रूप में 78 वर्षीय अर्जुन नरसिंह केसी शपथ दिलाएंगे। नरसिंह नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यों में सबसे वरिष्ठ हैं और फिर शुक्रवार को राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल बालेन को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। छत्तीसगढ़ में पहले खेलो इंडिया वहीं ट्राइबल गेम्स का आगाज हो चुका है। पहले दिन कर्नाटक ने तैराकी में अपना दबदबा दिखाते हुए 6 में से 5 स्वर्ण पदक जीते। पहले दिन के मुकाबलों के बाद कर्नाटक 5 स्वर्ण सहित 7 पदकों के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर रहा, जबकि ओडिशा 1 स्वर्ण सहित 4 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है। मेजबान छत्तीसगढ़ 2 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में कुल 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हिस्सा ले रहे हैं। इसमें लगभग 3800 खिलाड़ी 9 खेलों में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इन खेलों में तीरंदाजी, एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, तैराकी, भारोत्तोलन और कुश्ती में कुल 106 स्वर्ण पदक दांव पर होंगे, जबकि मलखंब और कबड्डी जैसे पारंपरिक खेल प्रदर्शन स्पर्धाओं के रूप में शामिल किए गए हैं। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।